हेलो एवरीवन, हम लोग आज सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के ऊपर दो सम्स करेंगे। अब दो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, वो दोनों क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो क्वेश्चन देख लीजिए। अभी फिलहाल मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, C sent goods to his customer. C sent goods to his customer on sell or return basis. The following transaction took place during 2019. September 15, send goods to customer on sell or return basis at cost plus 33 1/3%, 1,00,000 रुपया। कॉस्ट प्लस 33 1/% इज इक्वल्स टू 1,00,000 रुपया। अक्टूबर 20, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 40,000। नवंबर 25 रिसीव्ड लेटर फॉर अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर 40,000। दिसंबर 31, गुड्स विथ कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल 20,000। सी रिकॉर्ड दिस सेल और रिटर्न ट्रांजेक्शन एज ऑर्डिनरी सेल यानी कि ये सम्स किसके अंदर आ गया? ये सम्स किसके अंदर आ गया? कैजुअली के अंदर, क्योंकि वो ऑर्डिनरी सेल्स का ट्रांजैक्शन मार रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ सी एज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग ईयर क्लोजेज ऑन 31 दिसंबर। हमारा बुक 31 दिसंबर को बंद हो रहा है। अब इसका जर्नल एंट्री देखिए। पहला जर्नल एंट्री क्या है? पहला तो सेल हुआ, एक्चुअल में सेल नहीं हुआ, सामान भेजा गया है, तो सामान भेजने का एंट्री होगा। सितंबर 15 को सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%, प्लस 33 1/3%, मतलब कॉस्ट के ऊपर मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ा और वो जोड़ने के बाद मेरा अमाउंट 1,00,000 रुपया आया। जोड़ने के बाद, एडिशन के बाद 1,00,000 रुपया है। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट उस 1,00,000 में जुड़ा हुआ है। मेरा सामान का दाम प्लस मेरा प्रॉफिट पे मैंने 1,00,000 का इनवॉइस, यानी कि ये इनवॉइस प्राइस है 1,00,000, तो मैंने सामान भेजा, उसका एंट्री क्या होगा? जब सामान भेजा, कस्टमर को भेजा, तो कस्टमर में ना क्या बन गया? डेटर का दूसरा नाम ट्रेड रिसीवेबल। अब डेटर भी लिख सकते हो, लेकिन प्रीफरेबल यही रहेगा कि आप ट्रेड रिसीवेबल लिखो। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि हमने अपना पॉलिसी रखा है सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, बट हम लोग डील इसको ऑर्डिनरी सेल के तरह ही कर रहे हैं, तो ये कैजुअली बेसिस के अंदर ही आ रहा है। उसमें कैजुअली बेसिस का यही पॉलिसी है। अब नरेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट। नरेशन नहीं लिखेंगे आपका मार्क्स कट जाएगा। 1 मार्क्स पे आधा मार्क्स नरेशन कंटेन करता है, आधा मार्क्स जनरल एंट्री। तो बीन दी गुड्स सेंट टू कस्टमर, being the goods sent to customer on sell और रिटर्न बेसिस। 15 सितंबर को मेरा एंट्री ये है सामान भेजने का। कितना के लिए भेजा था? 1,00,000। कॉस्ट प्लस व्हाट? 33 1/3। कॉस्ट प्लस 33 1/3। अब दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? अक्टूबर 20, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर फॉर 40,000। अक्टूबर 20 तारीख को मेरा सामान रिटर्न हो गया 40,000, तो अक्टूबर 20 गुड्स रिटर्न हुआ, तो रिटर्न इनवर्ड, या फिर आप सेल भी लिख सकते हैं, सेल रिटर्न भी लिख सकते हैं, तो रिटर्न इनवर्ड ज़्यादा प्रिफरेबल रहेगा। साउंड गुड्स रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। मेरा जो डेटर था, मेरा बना था डेबिट से, वो अब नहीं रहा, तो उसको तोड़ूं कैसे? क्रेडिट करके। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, कितना से? 40,000। कितना? 40,000। नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं, नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। क्या लिखो नरेशन में? बीन द गुड्स रिटर्न सेंट ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न
बेसिस और रिटर्न बेसिस। अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा, अब मैं सिर्फ जर्नल एंट्री लिखूंगा, नरेशन आप लोग लिख लेंगे। आप नवंबर 25 को क्या बोल रहा है? रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फॉर फ्रॉम कस्टमर ऑफ 40,000। रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर ऑफ 40,000। अब नवंबर 25 को एक्सेप्टेंस आ गया कि हाँ सर, आप जो गुड्स भेजे थे 15 सितंबर को, वो मेरे को पसंद आया, मैं सेल करूंगा, मैं ले लूंगा। तो यहां क्या होगा? नो एंट्री, क्योंकि इसका एंट्री मैं ऑलरेडी ही पास कर चुका हूं। मैं ऑलरेडी यही मान रहा था कि सेल हो गया। अगर अप्रूव नहीं करता तो सेल रिटर्न मारता। यहां पे अप्रूव हो गया है, मैंने पहले ही उसको सेल मान रखा, पहले ही एंट्री मार के रखा है। तो यहां एंट्री मारना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मारना है, यहां एंट्री नहीं मारना है। अब गुड्स विथ कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल। अब 20,000 का सामान दिसंबर 31 को 20,000 का सामान अभी भी कस्टमर के पास पड़ा हुआ है और उसका अभी तक कुछ अता पता है नहीं कि अप्रूव हुआ है कि डिसअप्रूव हुआ है, टाइम पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है, समझ लीजिए। तो पहला एजम्पशन मैंने क्या कहा था? अपने को ये एज्यूम करना है कि हमारा सामान क्या हो गया? रिटर्न्स। क्या होगा उसका एंट्री क्या हो जाएगा? बताइए। सेल या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। कितना 40,000 एक्सेप्ट हुआ था, जिसका कोई एंट्री होना, 40 रिजेक्ट हुआ था, और हाँ 20, तो 20,000। अब जो लास्ट एंट्री है, जो मेरे को ये दिखाना है कि मेरा सामान कहाँ है। ट्रेडिंग में मेरे को तो फाइनेंशियल ईयर जब मेरा खत्म हो रहा है तो मेरे को ट्रेडिंग में लिखना है ना कि मेरा सामान अभी तक है कहाँ। स्टॉक तो मेरे पास है नहीं, मैंने रिटर्न का एंट्री मार दिया, मतलब सेल हुआ नहीं है। तो मेरे को दिखाना होगा मेरा स्टॉक कहाँ है। मेरा स्टॉक अभी भी कस्टमर के पास है, तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा? दिसंबर को 31 में नरेशन लिख लीजिएगा। उसका एंट्री क्या होगा? इन्वेंट्री विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट। कितना से होगा डेबिट? अमाउंट कितना से होगा डेबिट? यही तो निकालना है। एंट्री तो कोई भी मार देगा, यही तो यहां निकालना है। वर्किंग नोट देखिए, अमाउंट जब मैंने सामान भेजा था तो याद होगा, कॉस्ट पे प्रॉफिट प्लस किया फिर सामान भेजा। लेकिन क्या मैं ट्रेडिंग में अपने क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट दिखाऊं? अरे मेरा स्टॉक में उस पर प्रॉफिट क्यों दिखाऊं? बिकेगा तब ना प्रॉफिट होगा। अभी तो मेरे पास ही है, अभी तो बिका नहीं है, अभी तो मैं उसको एज्यूम कर चुका हूं, रिटर्न हो गया है। तो मैं क्या करूं? मेरे को इस 20,000 में से मुझे अपना कॉस्ट प्राइस असर्टेन करना है और प्रॉफिट असर्टेन करना है, ताकि मैं कॉस्ट के ऊपर क्लोजिंग इन्वेंट्री को दिखा सकूं, कॉस्ट के ऊपर। अब उसमें क्या बोला है? बोला है कि सेंट, पहला एंट्री याद कीजिए, पहला एंट्री किसके ऊपर था? सेल के ऊपर। यहां मैंने जो एडजस्टमेंट दिया था क्या बोल रहा था? सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33(1/3). कॉस्ट प्लस 33(1/3). 1 लाख रुपया टोटल था। अभी देखिए यहां इसका मतलब मेरा कॉस्ट के ऊपर मैंने 33(1/3) जोड़ा। कॉस्ट के ऊपर मैंने 33(1/3) जोड़ा। कॉस्ट के ऊपर मैंने 33(1/3) जोड़ा। समझे आप? जो आया अमाउंट मैंने इसमें ऐड करके मेरा अमाउंट बनाया था 1 लाख। अभी मुझे 20,000 के रिलेटेड डील करना है, 20,000 के रिलेटेड। तो अभी जो मेरा 20,000 है, इसमें मेरे को कॉस्ट निकालना है। इस 20,000 पे कॉस्ट, वही मेरा यहाँ पे अमाउंट आएगा। अब 20,000 पे कॉस्ट कैसे निकालें? अब देखिए 33(1/3) कॉस्ट के ऊपर है, और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट के ऊपर 1/3,
कॉस्ट जब मेरा कॉस्ट के ऊपर वो कॉस्ट के ऊपर 33 1/3 बोल रहा है, इसका मतलब दिस इक्वल्स टू 1/3, रेसिप्रोकल कर लेंगे उसका, दिस इक्वल्स टू 1/3, दिस इक्वल्स टू 1/3। तो सेल पे क्या होगा? तो सेल प्राइस पे क्या होगा? सेलिंग प्राइस पे रेसिप्रोकल क्या होगा? एक ज़्यादा होगा। क्या होगा? एक ज़्यादा। 100 को 4 से डिवाइड करिए, कितना होता है? 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 25%। तो मेरा सेल के ऊपर कितना परसेंट? 25%। सेल प्राइस कितना है आपका? 20,000। इसके ऊपर निकालिए 25%, 5,000। अब 5,000 को 20,000 में से माइनस करिए, 5,000 आपका प्रॉफिट है, 15,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। 15,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया क्या? वापस समझा देता हूँ। एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या कि मैंने अपने कॉस्ट प्राइस मैंने अभी तो मैंने निकाल लिया। सपोज मेरा कॉस्ट प्राइस अभी मैंने यहाँ निकाल लिया है, मेरे को पता चल गया है 15,000। लेकिन ये मेरे को पता नहीं था, मैंने अभी असर्टेन किया है। सपोज आप वापस भूल जाए कि आपको पता नहीं है 15,000 आपका सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको पता है 20,000 का सामान आपने सेलिंग प्राइस पे आपको पता है, इसका दाम स्टॉक पे कितना है? 15। ये भूल जाइए। आपको बोला था कॉस्ट पे आपने 33 1/3, कॉस्ट पे आपने 33 1/3 जोड़ दिया। तो 15,000 मान लीजिए कॉस्ट है, उस पर अगर 33.33 निकालूं, देखिए 5,000 आ रहा है, 4999.5 5,000 है, मतलब 5,000 कॉस्ट के ऊपर जब मैंने 33 1/3 तो 5,000 का प्रॉफिट आया। मेरे को बैक कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं कि कॉस्ट अगर 1/3 है तो सेल पे 1/4 होगा। जस्ट ऐसे ही बढ़ता रहेगा ये। अगर कॉस्ट 1/4 है तो सेल पे 1/5 होगा। 33 1/3% 1/3 ही होता है। तो सेल पे कितना हुआ? 25%। सेलिंग प्राइस आपका 20 है, 20 पे आप निकालिए 25%, 5,000 आएगा। 5,000 को 20,000 से माइनस करिए, आपका कॉस्ट प्राइस सर्टेन हो जाएगा। यहाँ हमारा ये सम्स कंप्लीट होता है। अब तीसरे वीडियो में आपको सेकेंड नंबर सम्स मिलेगा। लेकिन उसमें हमें थोड़ा समय लगेगा, उस पर हम लोग बाद में अपलोड करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।